मनोज मोक्षेंद्र की कहानी। कमली। कोई हफ्ते भर से कमली अपने ही पेट से पैदा हुए बच्चे पर लाड़ प्यार लुटाने के लिए तरस रही थी। पहले उसे मैडम के बेडरूम में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बिना इजाजत लिए वह वहां जाकर झाड़ू पोछा करने और बिस्तर लगाने घुस जाती थी। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले सोमवार को मैडम ने दो टूक लफ्जों में कह दिया था, कमली, मैं तेरी हरकत पर कई दिनों से नजर रखे हुई हूँ। तुम बार बार बेडरूम में जाकर बच्चे को गोद में उठाने और अपने गंदे मुंह से चूमने से बाज नहीं आ रही है। अब तुम कान खोल कर सुन ले, तेरा काम खत्म हुआ। अगर तूने ज्यादा ची चपड़ की तो अभी तुझे यहाँ से चलता कर दूंगी। कमली को बड़ा कोफ्त हुआ और वह मन महसूस कर आंगन में आ गई। आखिर बच्चे से मुझे परहेज करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जबकि वह मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। कमली का सारा बदन मैडम के रूखे बर्ताव से सूखा जा रहा था। उसे लगा कि जैसे उसका शरीर एक सूखे पत्ते की तरह अंधड़ तूफान में न जाने कहां उड़ा जा रहा है। उसका स्वयं पर से नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैडम का मिजाज इतनी जल्दी बदल जाएगा। उसने वापस मैडम के पास जाकर उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। मैडम, भले ही यह बच्चा वादे के मुताबिक आपका हुआ, लेकिन मैंने इसे 9 महीने तक अपनी कोख में सहेजकर अपने खून से सींचा है। कम से कम मुझे उसको गोद में उठाकर घड़ी 2 घड़ी खिला तो लेने दीजिए। बच्चे पर उसके द्वारा हक जताए जाने से मैडम के चेहरे पर नफरत एक वहशी बाज की तरह फड़फड़ा उठी। बस, बहुत सुन लिया। अब इस बच्चे को आइंदा छूने की जरूरत मत करना, वरना इसका खामियाजा बड़ा बुरा होगा। कमली का मुंह दुख और आश्चर्य से खुला रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वापस सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाते समय उसका गला सूखने लगा। उसे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा कोई समझौता किया ही क्यों, जिससे उसने अपने शरीर को तबाह तो किया ही, साथ में वह कलंकित भी हुई। कुल मिलाकर उसने अपना भविष्य चौपट कर दिया, अपनी जिंदगी में जहर घोल दिया। न इधर की रही न उधर की। अब वह ऐसे दोराहे पर खड़ी है जिसका हर रास्ता कुछ दूर जाकर बंद हो जाता है। उसे लगा कि वह तेजी से घूमते हुए चाक पर चिकर गिन्नी कर रही है, जिसे निर्दयी कुम्हार अपने कठोर हाथों और सख्त अंगुलियों से दबा दबाकर अपने मुताबिक आकार प्रकार में ढालना चाहता है। जब वह किसी आकर्षक आकृति में ढल जाएगी तो उसे अलाव पर पका दिया जाएगा और फिर कई चटक रंगों में रंगकर किसी हाट बाजार में बेचने के लिए रख दिया जाएगा। वह पानी की बोतल उठाकर सारा पानी एक ही सांस में गटागट पी गई और खिड़की के सहारे झुककर बाहर सड़क पर दौड़ती मोटर गाड़ियों की भीषण धक्कमपेल पर अपनी नजरें टिका दी। बेशक उसके मन के भीतर हो रही हलचल उस भीषण धक्कमपेल से कहीं अधिक बौखलाहट पैदा करने वाली है। उफ़! एक तेज चीख उसके मुंह से निकलकर कमरे में जब्त हो गई। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि सड़क पार कर रही कोई भिखारिन एक ट्रक की चपेट में आ गई है। उसे अपनी निगाहें उस भिखारिन के लहूलुहान शरीर को किनारे रख रहे लोगों पर जमाए रखना बर्दाश्त नहीं हो सका। उसे लगा कि जैसे उसका शरीर निर्जीव सा होकर इतना भारी हो गया है कि उसे आसानी से उठाया नहीं जा सकता है। वह बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को ढोते हुए चारपाई पर बैठ पाई, लेकिन तभी मैडम की तीक्ष्ण आवाज ने उसके रक्त प्रवाह को कई गुना बढ़ा दिया। कमली, ओ कमली, कहाँ मर गई तुम? कमली को एहसास हुआ कि मैडम का तेवर अपने पुराने अंदाज में आ चुका है। वह उसके घड़ियाली आंसू को याद कर अपना सिर पीटने लगी कि उसने क्यों उस पर इतना ज्यादा यकीन किया। कोई 2 साल पहले उसने इस घर में बतौर नौकरानी कामकाज शुरू किया था। वह यह याद कर चिढ़ गई कि किस तरह उसने कोई 2 वर्ष पहले अपने गांव से भागकर इस घर में पनाह लिया था। उसकी अपनी सगी माँ ने उसे 300 रुपए थमाते हुए एक बस में बैठा दिया था। जा बेटी जा, तुझे तेरे लंपट सौतेले बाप से बचाने का बस यही एक रास्ता बचा हुआ है। ईश्वर तेरा भला करे। उसने बस की सीट पर बैठे बैठे खिड़की से अपनी माँ को बेहद कातर दृष्टि से देखा था। वह अपनी माँ पर से नजरें बड़ी मुश्किल से हटा सकी थी। वह सड़क के किनारे एक पत्थर पर झुककर सिर पीटते हुए फटे बांस की तरह घुंघरू रही थी। उसे अच्छी तरह याद है कि जब वह कोई 12 साल की थी, जबकि उसे दुनियादारी का ज्ञान होने लगा था, तो उसकी माँ कितने सुरीले सुर में लोरियां गुनगुनाया करती थी। लेकिन उसके पिता की अकाल मौत के बाद उसकी माँ किस तरह बिरजू के प्रेमजाल में उलझती चली गई थी, और एक दिन उसने शिवालय में जाकर उसके साथ शिवलिंग के फेरे लेते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की आस पालने लगी थी। कमली यानी कमलेश्वरी, हाँ यही नाम रखा था उसके पिता ने, जिन्हें इस बात का कोई पूर्वाभास नहीं था कि वह कुछ ही दिनों में अपनी लाडली को इस बेरहम दुनिया के रहमो करम पर बेसहारा छोड़ देगा और अपनी पत्नी यानी उसकी माँ को किसी दूसरे मर्द की तलाश में दर दर भटकना पड़ेगा। आखिर कुल 35 वर्ष की वीना यानी कमली की माँ को पहाड़ जैसी जिंदगी काटने के लिए कुछ तो करना ही था। अकेली और वह भी जवान औरत तो ऐसी मीठी आग की तरह होती है जिसके ताप से हर कोई अपना जिस्म सेंकना चाहता है। ऐसे में उसे खुद को महफूज रखने के लिए किसी पुरुष के बस
एक इशारे की जरूरत थी और बिरजू की ओर से इशारा मिलते ही वह उसके पीछे बावली सी डोलने लगी थी। किंतु कमली को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने सौतेले बाप का चाल चलन बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उसका यह शुभा पक्का होता जा रहा था कि उसके सौतेले पिता की नीयत उसके पास आकर खराब हो जाती है। भला बेटी से, भले ही वह सगी न हो, इस तरह पेश आना अच्छा लगता है क्या? वह तो धर्म, पुराण, समाज सभी का छीछालेदर करने पर तुला रहता था। उसने अपनी माँ से शिकायत की तो उसने उसकी अनसुनी कर दी, जैसे कि उसकी समझ में कुछ भी न आया हो। कोई 4 साल भी मुश्किल से नहीं गुजरे होंगे कि कमली का नाक में दम हो गया। उस मनहूस भोर को याद कर वह बेतहाशा कांप उठती है, जबकि वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रात से ही बिस्तर में गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। माँ तो पौ फटने से पहले ही नहा धोकर मंदिर जल चढ़ाने निकल गई थी। अचानक उसकी नींद बाज के निशाने पर अपनी जान को तरसती गोरैया की तरह फुर हो गई, क्योंकि उस पर बिरजू की जबरदस्त जाकड़ इस कदर बढ़ती जा रही थी कि पहले तो उसने सोचा कि वह गलती से अपने पिता के भारी भरकम शरीर के नीचे आ गई है, लेकिन अगले ही क्षण उसे पूरा यकीन हो गया कि बिरजू उसके साथ कोई नागवार हरकत करने जा रहा है। बड़े जद्दोजहद के बाद वह उसके चंगुल से मुक्त होकर पलंग से कूदती फांदती बाहर दालान में दरवाजे के कोने से जा टकराई थी। जब वह घिघियाकर अपनी चोट सहला रही थी कि तभी मंदिर से लौट चुकी उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों की बैसाखी से उठा लिया। अरे क्या हुआ कमलेश्वरी बेटा? उसने जैसे ही उसका माथा चूमा, उसने दहाड़ मारकर अपने फटे कपड़े की ओर इशारा करते हुए अपना चेहरा उसकी आंचल में छिपा लिया। वीना को यह समझने में देर नहीं लगी कि कमली हमेशा बिरजू से क्यों दूरी बनाए रखना चाहती थी, जबकि वह उसे छेड़ने से बाज नहीं आता था। जब वीना ने अंदर आकर बिरजू को सवालों से घेरना चाहा तो वह उससे कतराकर झटपट बाथरूम में घुस गया। उसके बाद कई महीनों तक बिरजू और वीना के बीच तून तून में का घमासान दौर चलता रहा। घर की कलह ने हरेक का जीना हराम कर दिया था। एक दिन कमली के तो होश ही उड़ गए, जबकि उसने बिरजू को उसकी माँ के साथ हो रही बातचीत को दरवाजे के पीछे से छिपकर सुना था। कमलेश्वरी कोई मेरी बेटी नहीं है, इसलिए अगर उससे मैं किसी तरह कोई जिस्मानी ताल्लुकात बनाता हूँ तो मेरा कोई धर्म भ्रष्ट होने वाला नहीं है। उस दिन बिरजू के बाहर जाने के बाद उसकी माँ उसके आगे रो पड़ी थी। कमली बेटा, बिरजू से ब्याह करने की सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगी। मैं ऐसा समझौता कभी नहीं कर सकती कि माँ बेटी एक ही मर्द की बीवियां बने। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कमली ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। शुभ शुभ बोलो माँ। जब इतना बड़ा अशुभ इस घर में होने जा रहा है तो शुभ शुभ क्या बोलूं? उसकी सीलन खाए आवाज में गहरा विषाद घुला हुआ था। उस दिन शाम को कमली ने कॉलेज से वापस आकर जैसे ही बरामदे में कदम रखा, उसने अपनी माँ को वहाँ एक तैयारशुदा बैग के साथ उसका बेसब्री से इंतजार करते हुए पाया। उसे लगा कि माँ कहीं अपने किसी रिश्तेदार के पास अविलंब जाने से पहले उससे मिलकर कुछ जरूरी बातें करना चाहती है, लिहाजा इसके पहले कि उसकी माँ कुछ कहती, वह तपाक से बोल उठी, यह क्या माँ, तुम कहीं जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रही हो। माँ के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव साफ तैर रहा था, लेकिन कहाँ? वह अनिश्चय के भंवर में डूब उतर आ रही थी। कहीं भी। मैं नहीं जानती। मैंने तेरे कुछ कपड़े लत्ते, कॉपी किताब और मैट्रिक और इंटर के दस्तावेज इस बैग में रख दिए हैं। तू अभी यहाँ से सुरक्षित निकल जा। मैं नहीं जानती शहर में तेरा कहाँ और कैसे बंदोबस्त होगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके रखा ताकि उसकी ममता उसकी कमजोरी बनकर कमली को नरक में ले जाने की वजह न बन जाए। अगर वह इस घर में कुछ और दिन रह गई तो वह वहशी बिरजू से नहीं बच पाएगी। इसलिए वह उसे वहीं से खींचती हुई सड़क पर एकदम भागती हुई आ गई थी और जैसे ही एक बस आकर वहां रुकी उसने उसे जबरन उसमें चढ़ा दिया, उसके हाथ में कुछ रुपए पकड़ाते हुए। कमली अपनी माँ से कई सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वह तो जल्दबाजी में यह भी नहीं कह सकी कि माँ मेरा क्या होगा। यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तेरा अंजाम अच्छी तरह पता है। बिरजू कुछ ही दिनों में तुम्हें पुरानी फटी चिथी चद्दी बनियान की तरह किसी कूड़ेदान में निपटा देगा। उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर हम दोनों साथ होते तो दुख दर्द मिल बांटकर भोग लेते। कोई 1.5 घंटे तक दुश्चिंताओं के झंझावात में पटखनी खाने के बाद जब वह होश में आई तो उसका ध्यान इस सच की ओर गया कि अब उसे इस निष्ठुर दुनिया का सामना अकेले ही करना है। उसने बस को शहर की किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरते हुए पाया और जैसे ही एक रेड लाइट पर बस रुकी, वह उतर गई। वह वहां से खिन्मन निरुद्देश्य चलते चलते एक पार्क में आ गई। बस से उतरने के बाद मन में गोते लगाते हुए वह खोई खोई पता नहीं कितनी दूर आ गई थी। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा, पर उसका सारा बदन थका कर चूर हो गया था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। शायद काफी देर से कुछ भी न खाने पीने के कारण वह ज्यादा ही नर्वस होती जा रही थी।
उसने पार्क के चारों ओर अपनी नजर दौड़ाए, फिर कंधे से अपना बैग नीचे रखकर बदन की अकड़न को अनगढ़ाए लेकर दूर किया और वहीं घास पर धम्म से एक गठरी की तरह उकड़ून बैठ गई। उसकी इस हरकत पर दाईं ओर बैठे कुछ लौंडे चुटकियां ले लेकर हंसते हुए फप्तियां कस रहे थे। वह एकदम सकपका गई, लेकिन उसने बाईं ओर कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को देख राहत की लंबी सांस ली। तभी उसने अचानक गौर किया कि सूरज पश्चिम की ओर तेजी से छिपता जा रहा है और उसकी लाल पीली किरणों पर काले बादलों का काफिला छाता चला जा रहा है। वह कांप उठी, बाप रे, अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी। वह बड़ी तकलीफ से अंदर सांस लेकर खुद को चैतन्य बनाने की चेष्टा कर रही थी। निस्संदेह उसका जोश ठंडा पड़ता जा रहा था। उसे यह भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि उसके दिल की धक धक चल रही है या नहीं। उसने पल भर को दाईं ओर नजर दौड़ाए। शरारती लौंडे खिसककर और पास आ गए थे, जबकि बाईं ओर बैठे 5 बुजुर्गों में से 3 जा चुके थे और बाकी 2 भी उसकी ओर टकटकी लगाए हुए लगातार उसे देखते जा रहे थे। उसे लगा कि ये बुजुर्ग भी कुछ देर में कहीं चले जाएंगे, फिर उसका क्या होगा। ये लौंडे तो। उसने लौंडों के चेहरों को बारी बारी से देखा। उसे हैरत हो रहा था कि हर एक के चेहरे पर बिरजू का अक्स दिखाई क्यों दे रहा है। उसके रोए भय से सिहर कर खड़े हो गए। उसके दिमाग में सुबह के अखबार की मोटी हेडलाइन कौंध गई, रास्ता भटकी युवती का सामूहिक। उसे यह सोचकर ताज्जुब हो रहा था कि अभी तो उसका बलात्कार हुआ ही नहीं, फिर यह खबर पहले ही कैसे छप गई। वह उस खबर में बताई गई हर बात से स्वयं को जोड़कर आतंकित हुई जा रही थी। उसे लगा कि यह अंधेरा रात के पसरने के कारण नहीं, बल्कि किसी अज्ञात बीहड़ जंगल में किसी अंधी गुफा में भटक जाने के कारण चारों ओर फैलता जा रहा है। सहसा उसकी तंद्रा टूट गई, जैसे कि उसके सिर पर किसी ने गरम हथौड़ा मार दिया हो। तुम यहाँ रास्ता भटक गई हो या? एक बुजुर्ग ने उसके पास आकर यह सवाल किया। चारों लौंडे भी चौड़े होकर उसके पास आ गए और उसे घेरते हुए खड़े हो गए। तब तक दूसरा बुजुर्ग भी वहां आधमका था, एक निहायत भद्दी मुस्कान के साथ जो उसकी सफेद मूंछों के नीचे चेहरे पर उभरी रेखाओं से साफ झलक रही थी। उसने अपने पपड़ाए होठों पर जीभ लिसोड़ते हुए अपनी शरारती आंखें मिचमिचाई। कोई बात नहीं, रास्ता भूल गई हो तो क्या हुआ। आज रात तुम मेरे यहाँ ठहर जाओ, कल सवेरे खुद मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ आऊंगा। उसकी बात पर लौंडे हिहयाते हुए बड़ी बेशर्मी से हंस पड़े। कमली को लगा कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मार दिया हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। बेशक उसका दिल धड़क रहा था, वह भी बड़ी तेजी से। वह उछलती हुई उठ खड़ी हुई और लगभग चीखती हुई अपने बैग को कंधे पर लटकाने लगी। तुम सभी बड़े बदतमीज हो। मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ। उधर देखो, वो मेरा घर है। उसने पार्क से बाहर बिजली की रोशनी में चमक रहे एक बड़े से घर की ओर इशारा किया। चूंकि वह उनसे बुरी तरह घिरी हुई थी और उनकी आंखें विषबुझे चाकुओं की तरह उसके बदन में चुभ रही थी, इसलिए वह उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि वह सच कह रही है, लंबे लंबे डग भरते हुए पार्क से बाहर आ गई और उसी घर का गेट खोलकर अंदर घुसने लगी, पर ठिठक गई। अरे रे रे रे, कौन हो तुम और क्या काम है। सामने उस घर की मालकिन ने उसका रास्ता जाम कर दिया। वो कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। उसने अंगुली से पार्क की ओर इशारा किया जहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें कहाँ जाना है। महिला ने उसके बैग को ध्यान से देखा। कहीं नहीं। हाँ, यहीं कहीं। वह हकलाकर रह गई। महिला को विश्वास हो गया कि वह अपने घर से भागी हुई कोई लड़की है। उसने उसके उभरे हुए उरोज को घूरकर देखा और उसके चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी। अच्छा, मैं समझी, तुम गांव से काम ढूंढने शहर आई हो। तुम्हारी जैसी कई लड़कियां कामकाज के फिराक में मोह लेकर घूमती फिरती है। हाँ मैडम, मैं काम की तलाश में ही इधर का चक्कर लगा रही हूँ। चौका बर्तन, रसोई, झाड़ा पोछा सब करती हूँ। पता नहीं कमली का दिमाग कैसे इतना चल गया कि उसकी जुबान से ऐसी बातें अपने आप ही फूट पड़ी। कुछ पढ़ी लिखी भी हो। महिला ने उसके पहनावे और बातचीत से उसकी औकात का अंदाजा लगाया। वह संकोच में डूब गई। फिर उसने अपना अंगूठा दिखा दिया। नहीं मैडम, मैं अंगूठा छाप, एकदम अंगूठा छाप हूँ। उसे लगा कि अगर उसने अपनी शैक्षिक योग्यता बताई तो उसे एक पल भी उस घर में टिकने नहीं दिया जाएगा। कुछ देर और बातें करने के बाद जब उस महिला को यकीन हो गया कि यह लड़की सचमुच जरूरतमंद है तो वह उसे घर के अंदर ले गई। घर में घूम घूम कर उसने उसे सारा कामकाज समझाया और फिर बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए उसके सामने हिदायतों का पुलिंदा खोल दिया। देखो, यहाँ कोई चोरी चकारी की तो सीधे थाने का रास्ता दिखा दूंगी। काम साफ सुथरा करना, हाँ टाइम से सब निपटाना। साहब सुबह 8 बजे ऑफिस को निकलते हैं। उनका लंच तैयार करना और उसके बाद घर का सारा कामकाज और रसोई। लेकिन एक बात और। क्या मैडम। कमली की तो जैसे सांस ही अटक गई। बसे ज्यादा ज़बानज़दगी मत करना वरना कान उमेट कर बाहर खदेड़ दूंगी।
कमली ने माँ की डांट खा रहे एक बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया और मैडम के इशारे पर अपना बैग उठाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ देर बाद जब वह बरामदे में दोबारा आई तो उसने मैडम को साहब से बातें करते हुए सुना, सुनो जी, बड़े मजे की नौकरानी आज चंगुल में फंसी है। कई दिनों से मैं एक नौकरानी की फिराक में कहाँ नहीं भटकी। मुझे तो यह कोई मजबूर लड़की लगती है। साहब ने घूमकर लड़की को अंदर जाते हुए देखा। पल भर के लिए कमली की नजरें भी साहब से टकराईं। उसने जाते हुए अपना नितंब वैसे झाड़ा जैसे कि साहब की आंखें वहां चिपक गई हों। कोई साल भर में कमली ने अपनी जी तोड़ मेहनत से घर की गृहस्थी में हींग और फिटकरी लगाकर इसका रंग इतना चोखा बना दिया वह घर मंदिर जैसा दिखने लगा। कभी कभार वह बीमार पड़ जाती तो जैसे पूरे घर में जंग लग जाता। बहरहाल उस घर में आकर उसने खुद को बड़ा महफूज पाया था, इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि वह उस घर की चाकरी करते करते भले ही बूढ़ी होकर मर खप जाए, उसका चौखट कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक दिन उसने खुद को दो राहे पर बड़े धर्म संकट में खड़ा पाया। उसने महसूस किया कि कुछ दिनों से मैडम उसके प्रति विशेष दयालु होती जा रही है और अब उनका रवैया पहले की तरह शुष्क और तीखा नहीं रहा। अब वे उसे जबरन पकड़कर सोफे पर बैठाती, बेडरूम में बुलाकर अपने सिरहाने सिर दबाने को कहती और यहाँ तक कि कभी कभी डाइनिंग टेबल पर साथ खाना खाने की जिद भी करती। कमली को लगने लगा कि मैडम निसंतान होने के कारण अपनी ममता और वात्सल्य उस पर लुटाना चाहती है। बहरहाल एक दिन मैडम के बदले हुए व्यवहार का रहस्य उसे तब पता चला जबकि साहब सुबह ऑफिस जा चुके थे। उसने ड्राइंग रूम में कमली को सोफे पर बैठाते हुए उसकी पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। कमली, तुमने काफी समय से इतने दिलोजान से इस घर की सेवा की है कि मैं तुम्हें अपनी बहन जैसी मानने लगी हूँ। अब तुम इस घर की सदस्य जैसी हो गई हो। हमारी तुमसे बड़ी आशाएं हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह निभाऊंगी। आखिर जब तुम इस घर की इतनी चिंता करती हो तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हारी चिंता करूँ। उस क्षण कमली उसकी बातों से इतनी भाव विह्वल हो गई थी कि वह सुबकती हुई उसके पैरों से लिपट गई। मैडम, मैं हालात की मारी हुई हूँ। आपने मुझे सहारा देकर जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना दिया है। मैं आपका कर्ज उतारने के लिए खुद से जो भी बन पड़ेगा वह खुशी खुशी करूंगी। मैं इस जुबान से कभी नहीं मुकरूंगी। मैडम ने बड़ी चालाकी से उसकी जुबान पकड़ ली। कमली, तुम अगर चाहो तो तुम मुझ पर सिर्फ एक उपकार करके न केवल अपना कर्ज उतार सकती हो बल्कि उल्टे मुझे कर्जदार भी बना सकती हो। वो कैसे? उसका मुंह ताज्जुब से खुला रह गया। उसने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया, फिर उसका माथा सहलाने लगी। तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ कमली। मैं तुम्हारा यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैं आपका मतलब नहीं समझी मैडम। मैडम की आंखें बरसने लगी। इस घर की दीवारें एक बच्चे की किलकारियों की मोहताज है। भगवान ने मुझे औरत का रूप रंग तो दिया है पर मुझसे माँ बनने का हक छीन लिया है। बहुत कोशिश की मैंने और तुम्हारे साहब ने, लेकिन किस्मत का बदा हम नहीं टाल सके। मेडिकल जांच से पता चला कि कमी मुझ में है। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वह फुफकते हुए कमली के सीने से लिपट गई। लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? कमली अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि वह मैडम की मदद किस प्रकार से कर सकेगी। मैडम उसके सीने से अलग होकर दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बच्चे पैदा करने के लिए जो एक औरत करती है वही तुम्हें करना होगा। बस कुछ मिनट अपने साहब के साथ। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। कमली अवाक रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे मैडम के एहसानों का बदला इस तरह चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसने बड़े धर्म संकट में अपना सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी बता रही थी कि उसे सारी बातें समझ में आ गई है। कुछ मिनट मौन अजगर की तरह उस सांसें लेता हुआ पसरा रहा। फिर वह सोचने लगी, जब मैडम सारे भेदभाव मिटाकर मेरे प्रति इतनी आत्मीयता से पेश आ रही है तो मैं भी अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगी। कमली के तलवे से चिपकी जुबान फिर हिल उठी। पर मैडम, मेरा क्या होगा? क्या मुझे भागन की किस्मत में यही सब लिखा हुआ है? मैडम ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कमली। उसके बाद मैं तुम्हारी परवरिश अपनी बहन की तरह करूंगी। तुम्हारी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करूंगी। तुम्हारा शादी ब्याह और सब कुछ। कमली को लगा कि जैसे मैडम के शब्दों ने उसके हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी है जिनसे वह कभी मुक्त नहीं हो सकेगी। उसने एहसास किया कि उसके लिए ये बेड़ियां ही अच्छी है, लिहाजा वह तो पहले ही मैडम का कर्ज उतारने के लिए अपनी जुबान हार चुकी है। कमली ने जोर से अपना सिर झटक कर हिलाया और वह वापस वर्तमान की खुरदरी जमीन पर आ गई। इसके पहले कि वह मैडम की कर्कश पुकार, कमली ओ हरामजादी, कहाँ मर गई तुम, बार बार सुनने के बाद सीढ़ियां उतरकर उसके पास पहुंचती। मैडम उसके सामने ऐसे आधमकी जैसे कि आसमान से बिजली टूट पड़ी हो। वह अपनी मुट्ठी में बंद दुपट्टा उसके चेहरे पर मारते हुए चीख उठी, यह क्या?
अपना गंदा दुपट्टा मेरे बच्चे पर डाल रखा है। जी जी वो बच्चे के मुंह पर मक्खियां भिन-भिना रही थी, इसीलिए मैंने अपने दुपट्टे से बच्चे को ढक रखा था। वह सलीके से हकला भी नहीं पा रही थी, पर गुस्से में मैडम बेकाबू हो गई थी। उसने आगे बढ़कर एक जन्नाटेदार तमाचा कमली के मुंह पर रसीद कर दिया। कमली तो तमाचा खाकर जड़वित हो गई। मैडम लगातार चीखती जा रही थी, हरामजादी, एहसान फरामोश, नाबदान का कीड़ा, और फिर वह उसके सारे कपड़े और सामान असबाब बालकनी से नीचे फेंकने लगी। कमली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैडम के सख्त बर्ताव से यह साबित हो चुका था कि मैडम उससे यह किन प्रकारेण छुटकारा पाना चाहती है। आखिरकार उसने भी यह तय कर लिया कि अब उसे इस घर में पल भर भी नहीं टिकना है। उसने नीचे आकर अपने सारे बिखरे कपड़े लत्ते इकट्ठे किए और उनकी एक गठरी बनाई। कुछ देर वह गठरी पर सिर रखकर बिलखती रही, फिर वह अचानक गठरी को कंधे पर डालकर गेट की ओर बढ़ने लगी। उसने एक बार फिर सिर घुमाकर मैडम की ओर देखा कि शायद जाते जाते वह उसे रोक ले या यह कहने लगे कि कमली, अभी इस घर को तेरी बहुत जरूरत है, बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी तेरी है, इसे स्तनपान कौन कराएगा। पर वह तो लगातार गुर्राए जा रही थी, गेट आउट यू प्रॉस्टिट्यूट। कमली सामने पार्क में उसी स्थान पर गठरी रखकर कुछ देर सुस्ताने बैठ गई, जहां पर वह कोई 2 साल पहले आकर बैठी थी। उसके कान में मैडम की निर्मम आवाज अभी भी उसे अंदर तक झकझोर रही थी। उसने अपने मन को टटोला, उस दिन भी उसकी मनस्थिति कुछ आज जैसी ही थी। उस दिन वह कुछ वहशी मर्दों से छुटकारा पाना चाह रही थी, जबकि आज कुछ कुत्ते उसे और उसकी गठरी को बार बार सूंघ रहे हैं। वह फुसफुसाने लगी, अब मुझे आदमी नहीं, कुत्ते ही पूछेंगे। औरत मिट्टी की ऐसी हांडी है जो केवल एक बार ही आग पर चढ़ती है। आज उसे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। वह सिसक उठी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, काश मैं आखिरी बार अपने बच्चे का मुंह देख लेती। उसने पल भर के लिए मैडम के घर की ओर टकटकी लगाकर देखा। मैडम गेट पर किसी औरत से बातें कर रही है, बेशक वह कोई काम वाली होगी। कमली के जी में आया कि वह अभी जाकर उस औरत को बता दे कि उस घर में काम करने का अर्थ है अपनी आबरू को गिरवी रखना। शायद मैडम दूसरी संतान की इच्छा इसी औरत से पूरी करे। उसने औरत को बड़ी हमदर्दी से देखा, पल भर को वह हैरत में पड़ गई। उसने औरत को बड़े ध्यान से देखा, वह लगभग चीख उठी, अरे यह तो मेरी माँ है। तो क्या माँ भी बिरजू की यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आ गई? वह उठकर दौड़ पड़ी, माँ माँ। लेकिन तब तक औरत अंदर जा चुकी थी और मैडम ने भीतर से गेट बंद कर लिया था।